कार्यक्रम का जो विषय है वह है युवा और आज की चुनौतियां। युवा और आज की चुनौतियां ये देश का सबसे बड़ा एक विषय रहा है। इस पर सीधी बात रखने के लिए जो आज के मुख्य वक्ता है, मैं उनको निमंत्रित करता हूं तहे दिल से, अनुपम भाई, कि वो यहाँ पर आए और अपनी बात रखे। अनुपम भाई को मैं विनती करता हूं कि कृपया मंच पर आकर वह अपना बात रखे। अनुपम भाई। धन्यवाद। गांधी जी के विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करने वाले और उनके दर्शन को अपना मार्गदर्शन मानने वाले देश के कोने कोने से आए सभी साथियों को मेरा प्रणाम। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं, सिर्फ इसलिए नहीं कि इस सम्मेलन में सहभागिता का अवसर मिला है, इसलिए भी कि मुझे पहली बार सेवाग्राम आने का अवसर मिला है। यह सिर्फ किसी यात्रा की तरह नहीं, किसी एक और सम्मेलन की तरह नहीं, एक तीर्थ यात्रा की तरह है। मुझे लगता है सेवाग्राम आना पहली बार। इस कारण से मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे अवसर दिया, यहाँ बुलाया और कहने का मौका दिया। दोस्तों, मुझे लगता है कि समाज और मानवता से संबंधित कोई भी विषय हो, उन सब में एक तरह की इंटरकनेक्टिविटी होती है, एक अंतर्निर्भरता होती है, एक ऑर्गेनिक कनेक्शन होता है। पर्यावरण का विषय हो, विकास की बात हो, अर्थव्यवस्था की बात हो, रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, गवर्नेंस की बात हो, एक ऑर्गेनिक कनेक्शन इन सभी विषयों में होता है। ये हम सब समझते हैं और हम लोग कई बार इस बात को रेखांकित भी करते रहे हैं। और गांधी जी इस मायने में, उनका जो पूरा जीवन रहा, विचार रहा, व्यवहार रहा, वो इस बात का सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन है। मैं कई बार कहता हूं कि महात्मा गांधी खुद में इस समाज के सर्वांगीण विकास का घोषणा पत्र है। सिर्फ एक पक्ष, एक पहलू का नहीं। हम उसको अलग अलग पक्ष में, अलग अलग सत्र में, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग विषयों पे, अलग अलग मौकों पे तो बात करते हैं, लेकिन इसके बीच जो इंटरकनेक्टिविटी है उसको समझने के लिए गांधी जी के विचार, व्यवहार, जीवन दर्शन को समझना सबसे सहायक है। तो आज का जो शीर्षक है, युवा और आज की चुनौती, देखिए, एक तो चुनौती जो पिछले सत्र में बातचीत हो रही थी, वो चुनौती भी मुझे लगता है युवाओं के लिए एक बड़ी चुनौती है। जब हम पर्यावरण की बात कर रहे थे, जब हम विकास को, प्रगति को सही ढंग से परिभाषित करने की बात कर रहे थे, वो हम सिर्फ वर्तमान की बात नहीं कर रहे थे। बहुत ध्यान से मैं सुन रहा था। ज्यादातर वक्ताओं की बात में यह था कि हम आने वाले कल को कैसे बचा सके, पर्यावरण को बचा सके वो नहीं, हम अपने आने वाले कल को कैसे बचा सके। तो देखिए, ये तो एक चुनौती है ही, लेकिन क्योंकि इस पर इतनी विस्तार से इतनी अच्छी बातचीत हुई है, इतना सार्थक एक सत्र हुआ है, तो इसके अलावा जो और कुछ मुझे लगता है जो प्रश्न है इस देश के युवाओं के समक्ष, उनको आपके सामने रखना चाहता हूं। मुझे लगता है कि युवाओं के सामने जो बड़ी चुनौती है, उनमें से यह जरूर है कि स्वतंत्रता आंदोलन के विचार के आधार पे जिस देश का निर्माण हुआ, गांधी जी के दर्शन को एक मायने में गाइडिंग लाइट की तरह मानते हुए हमने जिस स्वतंत्र भारत की परिकल्पना की, वो क्या परत दर परत जो खोखला होता जा रहा है, छिलता जा रहा है, वो कितना बचेगा, ये बहुत बड़ी चुनौती है। मुझे लगता है कि जो भारत, जो हिंदुस्तान पूरी दुनिया में लोकतंत्र का नजीर रहा है दशकों से, वहां पे आज देखिए हमारे लोकतंत्र को लेकर किस तरह की बातें हो रही हैं दुनिया भर में। ये एक बड़ी चुनौती है। और बड़ी चुनौती ये है कि जो हमारे देश की, समाज की जो विविधता है, जाति, धर्म, वेशभूषा, भोजन, भाषा, क्षेत्र, जिन विविधताओं को हम भारत जोड़ने का माध्यम बना सकते हैं और बनाते रहे हैं। हमारे देश के विचार के केंद्र में ही यूनिटी इन डाइवर्सिटी रहा है।
तो हम भारत जोड़ने का जिसको माध्यम बना सकते हैं, क्या उसको आज हमने लड़ने का हथियार बना लिया है? और अगर उसको हमने लड़ने का ही बहाना बना लिया उस विविधता को, तो हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ये एक बड़ी चुनौती है। ये बड़ी चुनौती है कि जो हमारे शानदार संविधान ने जो हमसे वादा किया, उन वादों पर हम कितना खरा उतर पाएंगे। मुझे लगता है कि मुख्य रूप से 3 वादे, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी का, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बराबरी का हर नागरिक को वादा, यह हमारे संविधान के मूल में रहा। अब राजनीतिक बराबरी का जो वादा था वो तो पहले दिन पूरा हो गया, कुछ लोग कह सकते हैं, और हमको इस पर गर्व भी करना चाहिए कि हम दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से हैं जिस देश ने पहले दिन से ही हर व्यक्ति के लिए, वो किसी जाति धर्म का हो, किसी कोने में रहता हो, कोई भाषा बोलता हो, महिला हो पुरुष हो, दुनिया के कई देशों में आंदोलन हुए महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिलाने के लिए। हमारे देश में पहले दिन से वो अधिकार हम सबको मिला। बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है। और पॉलिटिकल इक्वालिटी के लिए एक मेजर स्टेप कह सकते हैं हम, वो हुआ सामाजिक। अब जो बचता है कि सामाजिक और आर्थिक जो गैर बराबरी है, जो विषमता है, उसको पाटने का, दूर करने का जो वादा हमारे संविधान का रहा, स्वतंत्रता आंदोलन से उपजे विचार का रहा, उस पर हम पिछले कुछ दशकों में आगे बढ़े हैं या पीछे गए हैं, और आने वाले समय में कहां जा रहे हैं, ये मुझे लगता है युवाओं के सामने चुनौती है। और जब युवाओं के सामने चुनौती की बात होती है, अब उसके ऑपरेशनल पार्ट में अगर हम आते हैं, अभी तक तो सैद्धांतिक बात हो रही है जो मैं कह रहा हूं, ऑपरेशनल बात पे आते हैं। कैसे होगी वो आर्थिक विषमता दूर, उसका माध्यम क्या होगा, उसके टूल्स क्या होंगे। आप में से ज्यादातर लोग सहमत होंगे शायद कि इस आर्थिक विषमता को दूर करने के, सामाजिक विषमता को दूर करने के एक महत्वपूर्ण माध्यमों में एक है कि हमारे देश के युवा पीढ़ी को, नौजवानों को शिक्षा मिले, रोजगार मिले, कौशल मिले, मूल्य मिले। हमारा देश, जिसको युवाओं का देश कहते हुए देश का कोई नेता नहीं थकता है, मैं बड़ा ध्यान देता हूं इस पे। जब फ्री फ्लोइंग भाषण हो तो प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री से लेके हर पॉलिटिशियन ये जरूर कहता है, भारत युवाओं का देश है, युवाओं की ऊर्जा से देश आगे बढ़ेगा। अर्थशास्त्री कहते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे देश में इस वक्त, मतलब हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी है जो वर्किंग एज पॉपुलेशन में है, जिसका सीधा योगदान हो सकता है उस विकास में जिस विकास को वो मान रहे हैं, मतलब जो बिल्कुल सकल घरेलू उत्पाद केंद्रित विकास है, जिस पर कई बात पिछले सत्र में भी हुई। इन सबको पुनर्परिभाषित करना भी कि विकास क्या है। बिल्कुल जीडीपी सेंट्रिक विकास ही विकास है, सिर्फ सड़कें चौड़ी हो जाना विकास है, सिर्फ इमारतों का ऊंचा हो जाना विकास है, और सिर्फ पहाड़ों में से सुरंग बन जाना विकास है। ये सब भी बड़े सवाल हैं जो मुझे लगता है कि जब ऐसा कई बार हम लोग करते हैं कि जब युवाओं की बात होती है तो फिर उनको महदूद कर देते हैं कि भाई अब बताओ कि स्कूल में क्या हो रहा है, कॉलेज में क्या हो रहा है, शिक्षा में क्या हो रहा है, रोजगार में क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं। जो युवाओं के समक्ष जो चुनौती है, उसको कम से कम युवाओं को तो समझना पड़ेगा कि ये उनसे कोई डिस्कनेक्टेड मामला नहीं है, कुछ दूर कहीं कुछ घटित हो रहा है जिनसे उसको मतलब रखने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। तो साथियों, जो टूल्स जिनकी मैंने बात की, शिक्षा, रोजगार, कौशल, और उस पर हमारी स्थिति क्या है आज। आंकड़े हैं कई सारे, तथ्य है। मेरा ओपिनियन अलग हो सकता है, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, लेकिन फैक्ट तो फैक्ट है। यह तथ्य है, यह सरकार का अपना आंकड़ा है कि हमारे देश में बेरोजगारी ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, अखबारों में, टीवी में देख चुके हैं। 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया। यह भी सोचने वाली बात है कि 45 साल का रिकॉर्ड क्यों टूटा, 46वें साल का रिकॉर्ड क्यों नहीं टूटा। वो इसलिए नहीं टूटा क्योंकि डेटा कंपेरेबल नहीं है, आंकड़ों की तुलना ही की जा सकती है 45वें साल तक। तो यह भी कह सकते हैं हम लोग सेफली कि स्वतंत्र भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आंकड़ों के मामले में स्पष्ट रूप से इस वक्त भारत में है। कुछ लोग कह सकते हैं कि हमने कोरोना जैसी चुनौती का सामना किया इसलिए बेरोजगारी बढ़ गई। तो बस मैं करेक्ट करने के लिए खुद से कह देता हूं कि यह आंकड़ा कोरोना के भारत में लॉन्चिंग से पहले का है। यह 2019 लोकसभा चुनाव से पहले यह एनएसएसओ की रिपोर्ट आ गई थी। सरकार की ही अपनी एजेंसी है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, एनसीआरबी।
एनसीआरबी ने कहा कि हर 2 घंटे में 3 बेरोजगार खुदकुशी कर रहे हैं। हमारे देश में किसानों की आत्महत्या कितनी बड़ी खबर होती थी आज से 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले तक, मुझे याद है। और विदर्भ वो क्षेत्र है जहां से सबसे ज्यादा खबर आती थी, विदर्भ से, बुंदेलखंड से, मराठवाड़ा से। आज हमारे देश में, जिस देश को युवाओं का देश कहा जाता है, जहां की जनसंख्या, जहां की आबादी का 65% कम से कम जो है वो 35 वर्ष से कम आयु वर्ग का है, वहां पे युवा नौजवान खुदकुशी कर रहे हैं। लेकिन ये मेन स्ट्रीम डिबेट से गायब है, कहीं कोई चर्चा नहीं होती है, कोई डिस्कशन नहीं, संसद में चर्चा नहीं होती, टीवी पे चर्चा नहीं होती, अखबार में नहीं दिखता है, और ये हमारे मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स से बाहर है। ये सब आंकड़े जिनका मैं हवाला दे रहा हूं, बहुत ज्यादा आंकड़ों में नहीं जाऊंगा अभी, ये सरकार के अपने आंकड़े हैं। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई कुछ दिन पहले, ऑक्सफैम एक एजेंसी है, उसने बताया कि, क्योंकि अभी हम आर्थिक गैर बराबरी के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं ऑक्सफैम की रिपोर्ट का जिक्र कर रहा हूं, कि भारत के 1% जो सुपर रिच पूंजीपति हैं, जो शीर्ष के हैं, सबसे अमीर लोग, 1% लोग, उनके कब्जे में देश के 40%, देश की 40% संपत्ति है। अब 1% लोगों के कब्जे में 40% संपत्ति, और आधी आबादी, पूरी की पूरी आधी आबादी जो है वो मात्र 3% संसाधन पे अपना गुजारा कर रही है। ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट है। इस तरह की गैर बराबरी बढ़ रही है। गैर बराबरी ऐसी बढ़ रही है कि जिस वक्त आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई सब बढ़ रहे हैं, जिस दौर में, ठीक उसी दौर में हमारे ही देश से, उसी अर्थव्यवस्था में ऐसे लोग हैं जो अमीरी के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। यह भी सोचना चाहिए हमको, भाई एक ही नाव पे सवार है ना हम सब, उसी अर्थव्यवस्था में है ना। 2 लोग ऐसे हमारे देश में जो अमीरी के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो जाते हैं, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो जाते हैं, वो उसी नाव में बैठे हुए हैं जिस नाव में बैठे आप, हम लोग गरीबी के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, बेरोजगारी के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? इस पर तो सोचना पड़ेगा ना, और युवाओं को तो विशेष तौर पर सोचना पड़ेगा। हम पिछले 4-5 साल से एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में। मैं चाहता नहीं बहुत ज्यादा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात करने की, लेकिन जैसा मैंने कहा कि उसको डिस्कनेक्ट करके भी बात नहीं किया जा सकता, वो भी बेईमानी होगी। तो जो देश में हो रहा है उसको कोई निजीकरण और इस तरह के शब्दों से मैं कभी भी एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करता। मैं कहता हूं मोडानीकरण चल रहा है हमारे देश में। अच्छी बात है कि ये जब से हिंडनबर्ग वाली रिपोर्ट आई है तब से देश के विपक्ष की पार्टियां भी अब मोडानीकरण और ये सब, अभी बिहार विधानसभा में चर्चा हो रही थी पिछले सप्ताह की मोडानीकरण हो रहा है, चल रहा है देश में, ये नीति चल रही है। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, 1 मिनट में लूंगा आपका। ऐसा नहीं है कि इस वक्त सिर्फ निजीकरण हो रहा है। आप देखिए जहां जहां नुकसान है, जहां जहां घाटा है, वहां क्या हो रहा है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है हमारे देश में, वो नुकसान में गया, उसमें पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का पैसा लगाया गया। केजी बेसिन जैसे ही रेड में गया, जिसको कहते हैं कॉर्पोरेट भाषा में रेड में जाना, नुकसान में, घाटे में, उसमें ओएनजीसी का पैसा लग गया। यस बैंक डूबा 4 लोगों के, 4 विलफुल डिफॉल्टर्स के पैसे गबन करने के कारण, और उसमें पैसा किसने लगाया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओएनजीसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जब पैसा लगा रही है तो आपका, हमारा पैसा लगा रही है। तो जहां जहां नुकसान होगा, जहां जहां घाटा होगा, वहां वहां निजीकरण नहीं, वहां वहां राष्ट्रीयकरण होगा। लेकिन जहां जहां फायदा है, कोयले में फायदा है, टेलीकॉम में फायदा है, बैंकों में फायदा है, बंदरगाह में फायदा है, एयरपोर्ट में फायदा है, राजमार्गों में फायदा है, ये सब होगा निजीकरण सिर्फ। और कुछ चंद लोगों के पास, जिनके पास से पैसा घूम के इलेक्टोरल बॉन्ड में आता है और फिर उनकी पूरी राजनीति चलती है। तो इसको ये कहना कि निजीकरण हो रहा है, ये भी बेईमानी होगी। इसीलिए इसके लिए एक नया नोमेनक्लेचर, नया नामकरण देना चाहिए, और उसको हम लोग तो कम से कम अपने युवा आंदोलन में मोडानीकरण का इस्तेमाल करते हैं। युवाओं के समक्ष चुनौती की जब बात हो रही है, ये सब बातें महत्वपूर्ण हैं, और इन्हीं कारणों से देखिए जो रोजगार के जो हालात हैं हमारे देश में इस वक्त, मैंने कई आंकड़ों का जिक्र किया आपसे। जो स्थिति है इस वक्त, पिछले 1.5, 2, 2.5 सालों में आपने देखा होगा, सिर्फ आंकड़े नहीं, रियल लाइफ स्टोरीज
सड़कों पे प्रदर्शन, आक्रोश, कई मीडिया के वर्ग ने जॉब राइट्स की तरह रिपोर्ट किया पिछले साल जब रेलवे भर्ती को लेकर आंदोलन हुआ। और कई हमारे साथियों को यह भ्रम होता है कि जब कोई सरकारी नौकरी को लेकर आंदोलन कर रहा होता है तो वो सरकारी नौकरी को लेकर सिर्फ कर रहा होता है। वो नौकरियों को लेकर चल रहा कोई भी आंदोलन, प्रदर्शन जो है वो असल में सिर्फ वो बहाना है, वो माध्यम है आक्रोश के निकलने का। जो आक्रोश इकट्ठा हुआ है, एकत्रित हुआ है, वो सिर्फ सरकारी नौकरियों का नहीं है। जब एक रेलवे की भर्ती के लिए 2,42,00,000 युवा आवेदन करते हैं, आप आंकड़ा देखिए, 242 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख नहीं, 2,42,00,000 युवा जब रेलवे के ग्रुप डी जैसे भर्तियों के लिए आवेदन करते हैं, रेलवे की जो एनटीपीसी कैटेगरी है उसके लिए आवेदन करते हैं, जब कोई बीटेक करके, इंजीनियरिंग करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके, पीएचडी करके फॉर्म भरता है कि वो रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी करेगा, तो आपको क्या लग रहा है? वो बड़े महत्वाकांक्षा की बात हुई थी पिछले सत्र में, वो अपनी कोई महत्वाकांक्षा पूरी कर रहा है। बेरोजगारी जीवन मरण का सवाल बन चुका है, हमारे देश में राष्ट्रीय आपदा का रूप ले चुका है एक। और ये रिफ्लेक्ट होता है ऐसे मौकों पे। 6 पद चपरासी के निकले और आवेदन आया 12,000, 13,000। बताइए क्या होगा ऐसे में? क्यों हो रहा है ऐसा? जब समाधान की जब बात आती है तब फिर से हमको गांधी जी की तरफ देखना पड़ता है। क्योंकि अंततः देखिए, जो रोजगार का जो पूरा बहस है वो भी सही मायने में मॉडल ऑफ डेवलपमेंट का डिबेट है। वो सिर्फ नौकरी रोजगार भर तक की बात नहीं है, विकास की अवधारणा क्या है हमारी, उसकी बात है। और गांधी जी के विचार में तो उसके विचार के केंद्र में ही स्वावलंबन था, स्वायत्तता थी। हर कोई अपने पांव पे डिग्निफाइड ढंग से खड़ा हो सके, ये पूरे उनके दर्शन के केंद्र में था। लेकिन हम उसको पीछे छोड़ चुके। गांधी जी के प्रतीकों का इस्तेमाल तो खूब करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनके सही मायने में जो उन्होंने जो सुझाया, जो दिशा दिया, उस पर कितना चल पाए, क्या कर पाए, उसमें तो हम लोग फेल हो गए पूरी तरह से। हमने साथियों जब बात की कि ये हालत है और देश में अन्य और जो चुनौतियां हैं, वो चाहे सांप्रदायिक सौहार्द को जो छिन्न भिन्न किया जा रहा है वो हो, चाहे जो अलग अलग तरह की आइडेंटिटीज के नाम पे जो विभाजन हो रहा है वो हो, मुझे ऐसा लगता है कि आज के दौर के लगभग हर तरह की चुनौतियों का सामना नौजवानों के रोजगार के आंदोलन के जरिए किया जा सकता है। बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि ये बात चर्चा कई जगहों पे आती है और कई बार हम लोग सोचते हैं कि जो हमारे गंगा जमुनी तहजीब के साथ जो हो रहा है उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए बिल्कुल एक अलग आंदोलन, अलग कार्यक्रम, हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के साथ जो हो रहा है उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए बिल्कुल एक अलग कार्यक्रम, अलग आयोजन। मुझे ये लगता है कि आज के समय में रोजगार को लेकर बेरोजगारी के कारण जो असंतोष और आक्रोश व्याप्त है देश के नौजवानों, युवाओं में, उसमें जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का एक सकारात्मक दिशा देकर हम सिर्फ रोजगार के सवाल पर ही पूरी राजनीतिक सत्ता को सोचने को मजबूर नहीं कर सकते। इसके अलावा बाकी अन्य जो चुनौतियां हैं उसको भी एड्रेस किया जा सकता है। यह हमने देखा है, वो छोटी अवधि में ही सही, जब कोई बड़ा प्रदर्शन आंदोलन शुरू हो जाए रोजगार जैसे सवाल पे, तो उस वक्त ये इनके जितने मुद्दे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाने के या अलग अलग तरह के आइडेंटिटीज के नाम पे लड़ाने के, वो सब पीछे छूट जाते हैं। तो हम लोग जो एक कोशिश कर रहे हैं, और उसमें मुझे लगता है कि क्योंकि आपसे बात हो रही है, आपके बीच बात हो रही है, और आप में से कई लोग हैं जिनके साथ आशीर्वाद, समर्थन से ही कर पा रहे हैं जो भी कर पा रहे हैं, वो ये कि जो हताशा और निराशा में देश का नौजवान है, जिस कारण से ये आत्महत्या की बातें आज जो मैंने की, उससे निकालकर उम्मीद और समाधान की दिशा में हमें ले जाना है अपने देश को, अपने देश के नौजवानों को। और उसके लिए गांधी जी के बताए रास्ते पर, उनके सत्याग्रह के तरीके और उनके आंदोलन की शिक्षा के आधार पे इस देश में एक बड़े व्यापक जन आंदोलन की आवश्यकता है।
बेरोजगारी के खिलाफ। और इसी आंदोलन के माध्यम से जितनी भी इस वक्त की तात्कालिक चुनौतियां हैं, एक तो लॉन्ग टर्म चैलेंजेस हैं, एक तात्कालिक चुनौतियां हैं जो मुझे लगता है कि जो कई मायने में आज की राजनीति से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, उनको एड्रेस किया जा सकता है। हमने पिछले कुछ समय में देश भर में अलग अलग जगहों पे जो यात्राएं की, तो वहां दो तरह का नारा हमारे साथियों ने दिया और इस्तेमाल किया। मुझे लगता है कि इन नारों को केंद्र में रखते हुए आगे काम करने की जरूरत है मिलजुल कर। एक तो यह कि आत्महत्या नहीं, अब आंदोलन होगा। और जो आज जो देश की जो फिजा है, जो देश में जो जहरीली हवा बह रही है, उस हवा को ठीक करना है अगर, तो उसके लिए कि बदलेगा हवा देश का युवा। इन दो नारों को केंद्र में रखते हुए देश भर के नौजवानों को एकजुट होने का प्रयास करते हुए बेरोजगारी के खिलाफ अपने बेहतर भविष्य के लिए और देश के बेहतर भविष्य के लिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की आवश्यकता है। इसी सोच, इसी समझ के साथ और आपसे इस अपील के साथ कि इस तरह के आंदोलन में हम सब अपनी अपनी भूमिका निभा सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया, आपने सुना और आपने यहाँ इस सम्मेलन में आने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।